डिस्कस कर लेते हैं, साउंड डिस्कस कर लेते हैं ना। एक डाल दीजिए एनर्जी एंड प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव का पार्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। एक डाल दीजिए बेटा एनर्जी केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, फटाफट आ जाओ फटाफट डाल दीजिए बच्चों। एक डाल दीजिए एनर्जी 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 इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, एनर्जी इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव, थोड़ा सा लेंदी है, केवल देखते चलोगे जो रिजल्ट आएगा वो याद क्वेश्चन की हर पार्ट आप सीखेंगे। देखिए वो खत्म इमेजिन करो बेटा हमारे पास ये कोई रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई स्ट्रिंग है ऐसे, ये स्ट्रिंग एनर्जी इनकी और इस स्ट्रिंग को किसी एजेंट ने यहाँ से पकड़ रखा, रिप्लाई ना करेंगे राइट, और इसके बाद यहाँ से जग देता है। तो जग देने के पहले का फोटो है, अब लिखने जा रहे हैं जग देने के बाद का फोटो। तो जग देने के बाद ये जो है लूप फॉर्म बन जाएगा ऐसा, राइट। एजेंट उसने अपनी मस्कुलर एनर्जी इस स्ट्रिंग में फ्लो कराई, वो एनर्जी इस स्ट्रिंग को जो स्ट्रेट दिखाई दे रही है उसे कई सारे मल्टीपल पल्स या लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखना ये कि सपोज करो कि हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हम कोई अगर सेगमेंट सेलेक्ट करना चाहते, सपोज करो हमने ये सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो ये सेगमेंट हमारा है कितना dx, और एक्स एक्सिस के अलोंग रस्सी की लेंथ का छोटा सा टुकड़ा dx, और इस dx तो ध्यान से देखो, जब स्ट्रिंग स्ट्रेट थी तो dx भी स्ट्रेट था, साथ ही साथ स्ट्रिंग के और कुछ पैरामीटर बता दें आपको। अगर ये स्ट्रिंग है और प्लस एजेंट ने पकड़ रखा अपने हाथ से, तो स्प्रिंग टाइट होगी, स्प्रिंग टाइट होगी, तो स्प्रिंग में टेंशन होगी, टेंशन हमेशा अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम मास, अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम मास काम करेगा। इस स्ट्रिंग में जो इसका मास है वो लंबाई के हिसाब से बटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसके पास लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी वैल्यू कितनी है म्यू, एंड म्यू इज गिवन बाय m by l, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसमें जो वेव आएगी, जो पल्स आएगा, उस पल्स की जो रफ्तार है, उस रफ्तार का भी आपको रिजल्ट याद रखना, क्या याद है v बराबर, हालांकि यहाँ नहीं आएगी रफ्तार यहाँ है जहाँ आपने जग दिया है, तो जग देने के बाद जो पल्स क्रिएट हुई है उसकी रफ्तार है v बराबर अंडर रूट के अंदर सब पता तो है t by म्यू, यहाँ t क्या है टेंशन, म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ या मास का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जग देने के बाद ये पल्स एक एंड से दूसरे एंड की तरफ प्रोग्रेस करेगा, पूरी की पूरी रस्सी अंडर स्ट्रेच कंडीशन है, अंडर टेंशन। ध्यान देखो इस रस्सी के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सभी अपनी अपनी जगहों पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ट्रांसवर्स वेव है तो हर पार्टिकल अपने मीन से एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस मीन पर आएगा, फिर एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस आएगा, अर्थात ये सारे अपनी जगहों पर क्या कर रहे हैं एसोसिएट कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। क्या बात क्लियर हो गई? अब जब देखो ध्यान से, आपने देखा इसको यहाँ साइड पे लेते हैं कि वेव की चलने की रफ्तार v बराबर रूट के अंदर t by v। आपने देखा कि सर ये जो पार्ट है जब स्ट्रिंग स्ट्रेच है खींची हुई ये dx, मतलब जब दिया गया कि यही dx, ध्यान से देखो किसी नए फॉर्म में आ गया, स्ट्रिंग का यही हिस्सा दिखने को कुछ ऐसा लगा, ऐसा लगा मतलब थोड़ी सी लेंथ, ध्यान से देखो क्या बढ़ गई, स्ट्रेट पार्ट की तुलना में कर्वेचर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती। तो अगर इसे dx कहोगे तो मान लो ये वाला पार्ट आपका dl, और देखो जरा जितने पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज करते वक्त सबका डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के अलॉन्ग है y एक्सिस के अलॉन्ग, और जनरल इक्वेशन क्या होगी किसी एक पार्टिकल के एक्सचेंज की y बराबर a sin ओमेगा t, तो अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट y बराबर a sin ओमेगा t, उसका छोटा सा पार्ट dy कहला सकता है, ये dy बन जाएगा। अब लॉजिकली सब ये कितना था, वही रस्सी है, ये भी कितना होगा, लंबाई तो वही है ना, भले रस्सी सबके ऊपर चली गई dx, अच्छा रस्सी का ये पार्ट कितना ऊपर चला गया dy, और ये जो लेंथ dx थी वो स्ट्रेच होकर कितनी बन गई dl। अच्छा रस्सी में अभी भी टेंशन मौजूद है, इधर भी टेंशन और इधर भी टेंशन। आप ऐसा कह सकते हो कि रस्सी को जब चरक दिया जाएगा तो पूरी की पूरी रस्सी हल्का सा, अच्छा क्या करो मटेरियल वेव मैटर वेव के होने के लिए, यानी चिर मीडियम वेव ऐसी होती है जिनके प्रोपगेशन के लिए, जिनके चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्या उन्हें मैकेनिकल वेव कहते हैं। और मैकेनिकल वेव का मतलब मीडियम से मीडियम की प्रॉपर्टीज होता था, और प्रॉपर्टी के नाम पर इलास्टिसिटी और एनर्जी आता था।
तो अगर इस वाली रस्सी में आपको कोई मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करनी है तो आपको इसमें इनर्शिया भी चाहिए और साथ ही साथ इलास्टिसिटी भी चाहिए। और इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं वो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करे। और ध्यान से देखो, पहले लंबाई dx थी, पल्स आई तो लंबाई खींचकर dl हो गई और जैसे रिलैक्स होगी फिर से कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी। इसका मतलब यहां टेंशन मौजूद है, रिस्टोरिंग फोर्सेस मौजूद है, रिस्टोरिंग फोर्सेस मौजूद है, राइट। अब देखो एक काम कर ले, इस टेंशन ने कुछ तो काम किया है, लंबाई को dx से थोड़ा सा फैला के कितना कर दिया है, dl कर दिया है। हम लिखेंगे कि अगर ये मामला, अगर यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव नुकसान करने वाला फील्ड नहीं है, तो वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन, और ध्यान सुनते रहना बेटा, एक्चुअली कांस्टेंट डिवीजन ऑफ एनर्जी है, बस और कुछ नहीं, और हल्का सा झटका है उसे याद रखना। वर्क डन बाय एजेंट, एजेंट द्वारा किया गया काम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। हम मान के चल रहे हैं आसपास कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं है, फ्रिक्शन नहीं, विस्कोसिटी नहीं, लॉस नहीं होगा एनर्जी का, एनर्जी सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, स्टोर रहेगी इसमें। तो वर्क डन बाय एजेंट विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की बोलो, पोटेंशियल अरे यू बोलो, टीयू बोलो, अच्छा इज इक्वल टू, अब देखो जुगाड़ किया है, जुगाड़ करने का तरीका क्या, जुगाड़ करने का तरीका कि वर्क डन बाय एजेंट विल बी स्टोर्ड, वर्क ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एजेंट is equal to stored in stressed wire under tension, under tension। यानी हमें एक्चुअली वर्क डन बाय एजेंट निकालना है, तो एजेंट ने डिटेंशन ऑपरेट किया और उससे जो रस्सी की लंबाई में चेंज आया, रस्सी कितना खिंच गई, उसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। अरे ऐसा कहते बेटा, वर्क डन का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू, फोर्स के नाम पर कौन सा फोर्स था, टेंशन वाला फोर्स था, और लंबाई में कितनी बढ़त हो गई, बहुत ध्यान से गणना करना, पहले कितना था और अब कितना हो गया, तो परिवर्तन कितने का हो गया, dl माइनस dx का, dl माइनस dx, राइट। अब dl कैसे निकाले, बड़ा कठिन काम, कोई दिक्कत नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा देखा। अब जुगाड़ करते हैं, थोड़े से पार्ट्स की कैलकुलेशन चल रहा है। दरअसल देखो तो इस ट्रायंगल में हमको दिखाई दे रहा है dl का स्क्वायर बराबर dy का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेटा dx का स्क्वायर। कैसे भी समझना है बेटा, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्क्वायर डालोगे तो क्या रूट आएगा, रूट आएगा तो बेटा क्या आएगा, dl बराबर dy स्क्वायर, हां जी, और प्लस का dx स्क्वायर और पूरे की होल पावर 1/2। क्या की बात ठीक है, इतना इसमें कुछ बाहर निकाल, क्या बाहर निकालो, वो बाहर निकालो जो वहां पहले से अवेलेबल है। तो dl वाले टर्म में बहुत ध्यान से देखो, dx आ रहा है, आई रिपीट फिर से बोल रहा हूं, dl वाले टर्म में dx आ रहा है और यहां पे dx आ रहा है, तो dx बाहर निकालो, dx बाहर निकालो, तो dl बराबर, अच्छा याद रखो, कोई भी नंबर रूट के अंदर जाएगा तो पावर लेकर जाएगा, बाहर आएगा तो पावर के साथ बाहर आएगा। तो यहाँ dx की पावर कितनी है, जब बाहर आएगा तो उसको कितनी पावर फ्री मिलेगी, तो 2 की पावर हाफ करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर बेटा केवल dx बाहर आएगा। डब्बे के अंदर क्या क्या बचेगा, क्या सुरक्षित है, कितना सुरक्षित है, dy का स्क्वायर। अच्छा कभी भी किसी टर्म से कोई टर्म फोर्सफुली कॉमन लेते हो, जैसे यहाँ dx नहीं फिर भी आप कॉमन ले रहे हो ना, तो वो डिवीजन में चला जाएगा, दिया जाएगा dx अपॉन dy का होल स्क्वायर प्लस ये तो पूरा चले गया बाहर के, हाँ 1 और पूरे की होल पावर हाफ, तो dl की जगह पर dx समथिंग लिख सकते हो, थोड़ा सा तमीज से लिखा जाए और वहां पेस्ट किया जाए। अब लिखने जा रहा हूं बेटा dx की जगह पर, dl की जगह पर यहां देखो क्या लिखा है, dl की जगह पर dl प्रोसेस सही से लिखो, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2 और माइनस का dx। इतनी बात हमने आपसे कहा ना, प्रोसीजर भले ही स्किप कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक समझना समझो, अंतिम रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन एक बार देख लो ताकि रिजल्ट याद है, रिजल्ट काम का बन सकता है, ठीक, सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात और, मैथमेटिक्स कहती है बेटा यहाँ पे पैटर्न घबराना मत, हमने खाली पैटर्न को इसको बाद में इसको पहले लिख दिया, आगे को प्रॉब्लम अच्छा dx और है, ठीक है दूसरे
ठीक है ना? चलो अब एक बात और देखो, ये जो नंबर है अगर कोई भी फॉर्मेट, अभी लॉ की ग्रेविटेशन में भी यही बात मिलेगी, 1 प्लस x की पावर n जैसा कोई टर्म है और ये मैथमेटिकली हमको समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम मेडिकल के विद्यार्थी, तो याद रखना है कि जो ये टर्म है यानी 1 के साथ एसोसिएट टर्म यदि यह 1 की तुलना में काफी छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू 1, इसको लिख सकते हो कि x अगर बहुत छोटा है 1 से तो आप इसका डायरेक्ट दो टर्म x y कर सकते हो, 1 प्लस पावर को बना दो कोएफिशिएंट nx, दैट्स इट। और यही करें जो t वाले टर्म्स हैं ये बहुत छोटे हैं, तो जो पावर इसको बना देंगे कोएफिशिएंट का तो क्या बन जाएगा, t तो नहीं रहेगा बेटा, अरे बोलो बेटा, dx dx क्या दोनों कॉमन है, इस डब्बे में कॉमन, इस अकेले में कॉमन, dx बाहर निकाल, डब्बे में क्या बचेगा, अरे बोलना पड़ेगा, हाँ जी, 1 प्लस पावर को बना दो कोएफिशिएंट हाफ ऑफ, आगे बोलो बेटा, dy बाय dx का होल स्क्वायर, लास्ट में -1 चूंकि dx बाहर चला गया, -1 + 1 कैंसिल, आंसर क्या बनेगा, t मल्टीप्लाई बाय dx, इधर बोलो बेटा dy बाय dx, हाफ भी रहेगा ना, हाफ भी रहेगा, तो इधर आ जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, या एक सीखा है कि दूसरा शॉर्टकट ले लें, इतनी बात है, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं, पक्का एक बताओ तो dy बाय dx में जानते हैं, तो बस सीखा, हम बताएं कैसे, पार्टिकल क्या कर रहे थे, तो पार्टिकल के एक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या थी, y बराबर a sin ओमेगा t, अब पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन विद पोजीशन और टाइम क्या थी, जिसको हमने वेव का इक्वेशन नाम दिया था, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। हम इन जनरली जानते हैं कि अगर वेव का प्रोग्रेस x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग हो रहा होता तो यहां पर क्या इस्तेमाल करते माइनस x, तो dy बाय dx करो, dy बाय dx बराबर एक ऐसा नंबर कांस्टेंट, चुपचाप रख दो, साइन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर क्या हो जाएगा ओमेगा t माइनस का kx, तो ध्यान से देखो क्या x के रिस्पेक्ट में किया है डिफरेंशिएशन, तो जो x का कोएफिशिएंट है क्या बाहर आ जाएगा, तो ध्यान से देखो कैसे माइनस के लिए बना देगा, सो ये बन जाएगा माइनस के, तो dy बाय dx की जगह पर इतना पूरा कॉपी कर दो, कॉपी करा जाए, देखा जाए क्या मिल रहा, कॉपी कर जाए देखा जाए क्या मिल रहा, चलो भाई आज ही सो बर्तन भी बर्तन चल रहा है बराबर t मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन 2 डब्बे के यहां सब क्या है, ऐसा उठा लिया जाए, पूरा उठा लें आज ही, और बोलता माइनस का स्क्वायर करो, k स्क्वायर सही है, a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, क्या है बर्तन, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं, पक्का अब जरा सुनो, ये तुमने क्या निकाला, अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर, ये तुमने बहुत बड़ा वेक्टर निकाला कि छोटा सा, ऐसे कैसे मान, अरे यार छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा ही वेक्टर होगा, तो w है कि dw, तो जो tw होगा, आई रिपीट जो tw होगा स्मॉल वेक्टर होगा, क्या वो स्मॉल एनर्जी चेंज के फॉर्म में सेव हो जाएगा, तो tw की जगह पर चाहे से tw लिख दो, इसे tw लिख दो, इसे भी tw लिख दो, इसे भी tw लिख दो, और इसे लिख दो tw और dx को नीचे भेज दो, dx को नीचे भेज दो बराबर, ध्यान से देखो बर्तन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स, टेंशन भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, रिपीट फिर से बोलो, टेंशन है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ये नुकसान नहीं होने देता, अंडर टेंशन आपने अगर कोई काम किया है तो आपका कार्य भरोसा रखिए संरक्षित रहेगा, वेस्ट नहीं होगा, संरक्षित काम स्टोर हो जाएगा, चाहे पोटेंशियल के फॉर्म में चाहे काइनेटिक के फॉर्म में, हम यहाँ पोटेंशियल का स्टडी कर रहे हैं इसलिए पोटेंशियल के फॉर्म में सेव कराते हैं, तो बोल्टन विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया tw बोल्टन पर यूनिट लेंथ, छोटे से सेगमेंट की लेंथ में, तो tw को हम कह सकते हो इस रात में जो वर्क किया है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा, तो dw by dx को रिप्लेस कर दिया du by dx से, ध्यान से देखो dx नीचे चला गया, तो यहाँ कौन बचा t बचा, और कौन बचा by 2 बचा, और कौन बचा k स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर, शाबाश बेटा, ओमेगा t माइनस का kx, एक काम कर लो t हटाओ, t टेंशन का फीचर, पर्सन के हाथ का फीचर, हम सब कुछ वेव पार्ट का बनाना चाहते हैं, एक जुगाड़ है हमारे पास, पता है कैसा, ये देखो यहाँ आपको t दिखाई दे रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या बन जाएगा बराबर t बाय, अरे इधर स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t बराबर v मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, कट कॉपी पेस्ट करो, रिजल्ट बताओ क्या बनेगा, बोलना पड़ेगा du अपॉन dx बराबर, बोलना पड़ेगा बेटा हाफ ऑफ यहाँ पर म्यू इनटू ओमेगा t माइनस kx, हालांकि इनटू नहीं है, अच्छा एक काम और कर लो,
इसको क्या ओमेगा बाई वी लिख सकते हो? अरे यार तुम्हें याद दिला दे, v बराबर ओमेगा बाई ए, सैकड़ों बार पढ़ा है। ऊपर ले जाओ उसको नीचे जाओ, k बराबर ओमेगा बाई v, k स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई v स्क्वायर। टेस्ट करो यहाँ पर, ध्यान से देखो, अगर k स्क्वायर की जगह पर अगर ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर लिख दिया जाए, v स्क्वायर से आंसर बोलो क्या बचा? du अपॉन dx बराबर, पढ़वाएंगे ना, हाफ ऑफ म्यू, शाबाश 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 शाबाश, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस। सुनो, कितनी सुंदर सी बात आई, तो दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं। ऐसे चल यार, एनर्जी क्या? अरे भूख का यार बहुत गलत डेरिवेशन है, तो दोबारा कभी नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा इसी टाइप का बताऊंगा नहीं, बस कल से दिखा दूंगा। तो एसिस्टेंट की एनर्जी क्या है? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a मुझे याद है, ये दिया। अच्छा m क्या था? और मास को अगर लेंथ से डिवाइड कर दो, आराम सोचना, दोनों तरफ। अरे एनर्जी का एक्सप्रेशन था E बराबर हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। अगर इधर लेंथ से डिवाइड कर दो तो इधर भी करना पड़ेगा ताकि मैथमेटिकल बैलेंसिंग बने। ये क्या बन गई? एनर्जी पर यूनिट लेंथ बराबर हाफ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या ये म्यू बन जाएगा? ओके, सो एनर्जी पर यूनिट लेंथ बराबर हाफ ऑफ म्यू, हेलो, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और ये सब सेकंड दिखाते हैं, ठीक है? एनर्जी पर यूनिट लेंथ बराबर हाफ इनटू म्यू इनटू ओमेगा इनटू a स्क्वायर। अब एक बार सुनो, एक्चुअली पोजीशन और टाइम के साथ साथ वेव जब प्रोग्रेस करती है तो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग टाइम पर एनर्जी बदलती है, और बदलने का फंक्शन कौन है? कॉस फंक्शन। तो आप याद रखेंगे, फंक्शन केवल परिवर्तन बता रहा, असल में जो एनर्जी का फॉर्मेट है वेव में वो बिल्कुल एसएचएम जैसा ही है। क्या फॉर्मेट पढ़ बता दूं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ बराबर हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और बदलने का पैटर्न कौन बता रहा? cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस a। कोई डाउट तो नहीं? फटाफट नोट करिए, ये डाल दीजिए, एनर्जी इन प्रोग्रेसिव वेव। आराम से देख करके नोट करना, रिजल्ट फोकस करना बेटा, बड़ी कभी डेरिवेशन भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। एनर्जी इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, आप देखिए एनर्जी इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये सारा काम साइड में बेटा, सारा काम फर्स्ट नंबर, ये सारा काम सेकंड नंबर के बाद चलते जाओ। तो बातें नहीं करेंगे आप सीखने में, वजह क्या कि ये जो पार्ट है ना, इसके डिस्कस करना तो इसको स्किप नहीं कर सकते। और होता है कि अगर इन केस ऑफ क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पूछा है, बहुत कम चांसेस है, तो आपसे डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही पूछेगा। इसे एनर्जी पूछ सकता है, काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी, पावर पूछ सकता है, इंटेंसिटी पूछ सकता है, सब वेव के बारे में पूछ जाने वाले पार्ट्स। प्रकार का आदेश है तो सिर्फ पढ़ लिया, ठीक है, कोई आटेगा नहीं तो वायर हो, स्ट्रिंग हो, उसको अगर अंडर स्ट्रेस कंडीशन जब दे दिया जाए तो उसमें जो पल्स प्रोड्यूस होगा, जो जल प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसमें, और एनर्जी उसमें जो स्टोर है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात, असल में जो एनर्जी का प्रोपगेशन है वो किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी वायर में एनर्जी दोनों फॉर्म में रहेगी। एनर्जी के दो ही फॉर्म को पूरी फिजिक्स में ज्यादातर दिखाई थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का जो सम्मिलित रूप था उसको हम लोगों ने किस फॉर्म पढ़ा था? मैग्नेटिक एनर्जी। तो फिलहाल अभी आप क्या पढ़ लिए? पोटेंशियल। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप काइनेटिक देखते जा रहे हैं कि वेव के जो पार्टिकल हैं वो मोशन भी तो कर रहे हैं। अरे यार, वेव को बनाने वाले मीडियम के पार्टिकल एसएचएम भी तो कर रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी देखते जा रहे हैं। तो बताओ जरा, सिमिलर टर्म हो जाएगा Tk अपॉन Tx बराबर, ये क्या लिखा? क्या लिखा? हाँ जी, आप ऐसा नहीं समझिए, ऐसा समझिए, मतलब आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं, कड़ी गलत हो जा रहा है। काइनेटिक का फार्मूला क्या है? बिल्कुल सही, काइनेटिक का फार्मूला K बराबर, सही है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, सही है। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है क्या?
सोचो इस बात को, सोचो आपने जब रस्सी को पकड़ के झटका दिया है तो रस्सी पूरी की पूरी रस्सी दौड़ रही है कि रस्सी में लूप बन है? इसका मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन में ऊपर नीचे भाग रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट मतलब रस्सी के अलग-अलग टुकड़ों में काइनेटिक एनर्जी, हर पार्ट कोई ऊपर जा रहा, कोई नीचे जा रहा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हम रस्सी के छोटे-छोटे पार्ट्स का स्टडी करेंगे। आपने सर काइनेटिक का फार्मूला आपने भी स्क्वायर, तो अगर छोटे पार्ट की स्टडी करोगे तो d काइनेटिक एनर्जी, छोटा पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ मास की जगह पर dm into v स्क्वायर। अब v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वेव पूरी की पूरी वेव रस्सी के लिए थोड़ी उड़ना काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। रस्सी के पार्टिकल अप डाउन करे वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो रस्सी के पार्टिकल मतलब v पार्टिकल। अब जगह लगाओ काइनेटिक की जगह पर dk बराबर, तो बहुत सुंदर फॉर्मेट आएगा और बता दें आपको सेम आंसर आएगा, सेम आंसर। इसलिए रटने में ज्यादा एफर्ट नहीं करना। dm क्या है? छोटे से पार्ट का मास। अच्छा म्यू क्या था? मास पर यूनिट। और आपने रस्सी की छोटी सी लेंथ का नाम क्या रखा था? तो छोटे से मास का नाम क्या होगा? छोटी सी लेंथ का नाम। तो dm upon dx किसके बराबर? अरे वही तो लिखा मास पर यूनिट। अरे लेंथ को पहले कभी l लिखते, जब l लिया करते, जब x लिया तो x लिख दिया, तो म्यू बराबर dm बाई, तो dm बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो म्यू मल्टीप्लाई बाई, कट कॉपी पेस्ट करो, यहां बन जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाई vp का स्क्वायर। v मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी होती है क्या? तो पार्टिकल की वेलोसिटी आती है क्या? फार्मूला था, अरे पार्टिकल की पोजीशन का फार्मूला क्या था भाई? बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। इसका dy बाई dt करो। और ये क्या करने जा रहा है? dy बाई dt मतलब क्या? dy बाई dt को करना पड़ेगा। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू a, तो वही रहेगा साइन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा t माइनस kx। t के रिस्पेक्ट में k का कोएफिशिएंट क्या बाहर आ जाएगा? अरे कौन सी बात बताती है? v बराबर ओमेगा cos ओमेगा t हुआ करता था। आपकी बार एसएन की जगह वेव का है मोशन, इसलिए v पार्टिकल बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx। v पार्टिकल की जगह कॉपी पेस्ट करके स्क्वायर करो, कट कॉपी पेस्ट करके स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx का पावर dx बढ़ाइए नीचे देखिए ये क्या बन गया? पढ़ दो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट है। इसको स्मॉल पार्ट का रेशियो की जो रेशियो उसको पढ़ा करो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट है बराबर हाफ ऑफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस ये रिजल्ट एक जैसे किया जाता है। मेरा तो बिल्कुल सेम है ना। इसका मतलब है जैसा परिवर्तन उसमें होगा वैसा परिवर्तन। जब वो मैक्सिमम तो ये भी, जब वो मिनिमम तो ये भी, बिल्कुल आइडेंटिकल फंक्शन। जबकि एचएम ऐसा नहीं होता। एचएम ऐसा नहीं होता। क्या करो? पेंडुलम कौन सी पोजीशन? तो झटका कहां पहुंचा? क्या खत्म हो गई? काइनेटिक खत्म। कौन सी एनर्जी इसके बाद? अब पोटेंशियल लगातार घटेगी और काइनेटिक लगातार, इधर काइनेटिक लगातार घटेगी, पोटेंशियल लगातार, तो एक घटती जा रही, दूसरी आपस में इंटरकन्वर्जन चल रहा। मतलब जब पोटेंशियल मैक्सिमम तो काइनेटिक, और जब काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल। ये बात समझ गया ना? जब एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम पहला मिनिमम, ऐसा एसएचएम में होता था। जबकि वेव के केस में क्या है? दोनों एक साथ मैक्सिमम और दोनों एक साथ मिनिमम। इमेजिन करो सिचुएशन को कैसे हो रहा है। एक बेड पर नजर और ध्यान से, एक मतलब पल्स है, बस मतलब रस्सी है ये चल रही है, तीसरा पार्टिकल ये ऊपर अब आएंगे नीचे। जब ऊपर मतलब क्या? टॉप पर है, टॉप पे टुकड़ा ले लो कितना dx, ये टुकड़ा और ऊपर जाएगा कि रुक के वापस आएगा। आराम से बोलना, रस्सी का ये लूप का मैक्सिमम ऊपर जाने वाला टुकड़ा या और ऊपर जाएगा कि रुककर वापस आएगा? क्या रुक के वापस आएगा? बोलो। अच्छा रस्सी करेगा सीधी थी क्या? इसके छोटे से पार्टिकल यानी ds नाम था। ध्यान से देखो, जैसे टॉप पर जाओगे तो ये पार्ट भी लगभग सीधा रहेगा। पहली बात तो इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है, खिंचाव नहीं है। खिंचाव नहीं है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, du 0। साथ ही साथ ये टॉप पर पहुंच चुका है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है। फिर सुनो, इस टुकड़े की एक्चुअली रस्सी ये थी, जल दिया रस्सी में ये लूप बन गया, तो टॉप पे टुकड़ा पहुंचा, उसकी छोटी सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया ये। जैसे देखो इसमें ना के बराबर खिंचाव, मतलब du नहीं, खिंचाव से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जब ग्रेविटी की बात होती तो पोजीशन से आती है, चार्ज पार्टिकल की बात होती तो पोजीशन से आती है, तार की बात होती तो खिंचाव से एनर्जी आती है। उसमें खिंचाव नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पहला बात। दूसरी बातचीत ध्यान से देखो जरा सा,
इस वाले पार्ट की तुलना में ये मैक्सिमम जा चुका है, अब रुक कर वापस आएगा, रुक कर आएगा मतलब वेलोसिटी तो काइनेटिक भी एक साथ इस पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जीरो है। मेरे समझ में इस पार्ट को देखो, ये कितना था dx, अरे ये dx है, वही लेंथ की थोड़ा खींच गई, क्या लेंथ कर्व फॉर्म में आ गई तो लेंथ क्रॉस एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और समझ रहा है ये पार्टिकल अब कहां से गुजर रहा है, मीन पोजीशन। अरे यार ये एक्सट्रीम है, ये वाली पोजीशन था ना, ये पार्टिकल्स कहां से, रस्सी का ये लूप कहां से गुजर रहा है, मीन। मीन पर वेलोसिटी कैसी, मीन पर वेलोसिटी, अबे मीन से पास होते वक्त पेंडुलम की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी। अब सुन ध्यान से, रस्सी के दोनों पार्ट्स पर नजर रखना चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो रख सकते हो। किसी रस्सी किसी लूप में जड़ देने पर हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी खर्च की और हमने अपनी एनर्जी, अपना मोमेंटम इस रस्सी को ऑफर कर दिया। रस्सी ने उस चीज को वेव के फॉर्म बनाया, वेव का नाम प्रोग्रेसिव वेव। मान लो प्रोग्रेसिव वेव पीछे की तरफ जा रही, रस्सी का टेंशन T है, रस्सी का मास पर यूनिट म्यू है, तो रस्सी में वेव की रफ्तार कितनी होगी, v बराबर, अबे पूछ रहे तुमसे, v बराबर रूट T बाई म्यू। रस्सी के किसी पार्टिकल का जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, सो जाओ सर, नीचे रखो, सो जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। एक भी आंसर अगर ना आए ना कि मानो कुछ तुम्हारे इमेजिन करो इस बात को, क्या ये रस्सी दिखाई दे रही है, रस्सी में टेंशन होना चाहिए। अगर आपको पल्स प्रोड्यूस करनी है किसी रस्सी में ट्रांसवर्स पल्स प्रोड्यूस करनी है, टेंशन होना चाहिए। और रस्सी का क्या मास पर यूनिट में डिफाइन होना चाहिए, तो रस्सी में फिलहाल टेंशन कितना है, मान लो इसे हमने अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया, ये लीजिए हमने अपने हाथ से पकड़ लिया, रस्सी का टेंशन, रस्सी का मास पर यूनिट कितना है म्यू, रस्सी में जड़ दिया तो ऐसे पल्स बनी, ऐसे पहुंच गए, राइट। एक बात बताते जाना और हम एक एक करके तुमसे पूछते जाएंगे। रस्सी में टेंशन T है और रस्सी का मास पर यूनिट या रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी न्यू है, इस रस्सी में पल्स की रफ्तार कितनी होगी, v बराबर रूट T बाई, रस्सी की किसी पार्टिकल का जनरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। माइनस kx क्यों होगा, जो कि प्रोग्रेसिव वेव की प्रोपगेशन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा बताओ, इस रस्सी के अलग-अलग पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऐसे चेक कर रहे हैं। ऐसे चेक करते वक्त इन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अभी कैसा है, मैक्सिमम, इन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। अच्छा बताओ, इस पार्टिकल के पास क्या एनर्जी होगी, चलो जनरल बोल, ये इसके पास एनर्जी होगी, किसी पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी हो सकती है, तो पोजीशन या स्ट्रेचिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और डायनामिक होने की वजह से काइनेटिक। हम क्या एनर्जी का स्टडी कर सकते हैं या एनर्जी पर यूनिट टाइम का स्टडी करें, क्यों पर यूनिट टाइम, क्योंकि हमें पूरे वायर में कितनी एनर्जी इसका अंदाजा नहीं मिलेगा, लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़ों में कितनी एनर्जी चेक कर सकते हैं, आसान होगा। तो एक काम करते हैं, आपसे पहले पूछे किस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, du, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, पढ़ के बता दो, du अपॉन dx बराबर हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस। अगर ये पार्ट डायनामिक हुआ, ऊपर नीचे जा रहा हुआ, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट भी होगी, कितनी होगी, हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। क्या पोटेंशियल पर यूनिट पता है, क्या काइनेटिक पर यूनिट पता है, क्या दोनों पता है, तो इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन कम जाता है कि बराबर। अच्छा तो अगर मैं इस पार्टिकल के पास चला जाऊं, क्या पार्टिकल और ऊपर जाएगा, रुक कर वापस आएगा, वेलोसिटी का पार्टिकल, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो उसके अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी, जब काइनेटिक जीरो यानी काइनेटिक मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम, राइट। अच्छा अब इस वाले पार्ट के बारे में क्या कहना, क्या ये पार्ट कंफर्टेबल, रिलैक्स है या फिर स्ट्रेच कंडीशन है, और ये अगर मैक्सिमम स्ट्रेच है तो इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि ये सारे पार्टिकल इस वक्त कहां से पास हो रहे हैं, तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, स्ट्रेचिंग मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, और दोनों का एक्सप्रेशन कैसा है, शाबाश नोट करिए। क्या सुने आप क्या, ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है बेटा, एक तरफ और लिख रहा हूं बेटा मैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम,
टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ में दोनों का कंट्रीब्यूशन है du/dx का भी है वहां से, प्लस dk/dx का भी कंट्रीब्यूशन। du/dx की बात करो तो हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t minus kx as well as half of mu omega square k square cos square omega t minus kx। अब बेटा बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर दोनों अमाउंट आप ऐड करोगे, अगर आप दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दोगे तो ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति में आई थिंक म्यू आधा आधा मिलकर एक बन जाएगा, म्यू ओमेगा स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t minus dx ऐसा कर सकते। You can write it dE/dx, total energy per unit length। एक और छोटा डेमोन्स्ट्रेशन फोटो बना सकते हैं बेटा, बड़ा सुंदर फोटो बनेगा। ये बात करना है क्या मिलेगा आगे नहीं होता है कौन है बताओ। बिल्कुल इत्मीनान से आराम लीजिए। और ये फोटो आपको दिमाग में रहना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बेटा पता है एक्सप्रेशन रहे पर ये आखिरी वाला फोटो है, बस बाकी सब क्या बोल एक बताओ बेटा, एक बताओ देना, ये जो हमने मैक्स लिखा है टर्न आउट कर लो, लास्ट डायग्राम में वगैरह समरी फॉर्म है इसका। एनर्जी की दो फॉर्मेट, पोटेंशियल और करंट। ये वाला फॉर्मेट देखो, जो पार्ट है सेगमेंट के हिसाब से लिखा बेटा, जो टॉप मोस्ट सेगमेंट है, इस टॉप मोस्ट सेगमेंट के बारे में ध्यान से देखो, उसमें कितनी एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन एक ही जैसा होता, दोनों एक साथ कैसी होगी? तो दोनों एक साथ इस
वक्त वायर का अगर यहाँ फोटो देखा जाए, अगर इसी वायर का, इसी स्ट्रिंग का जब इसमें प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव पल्स जा रही है, तो जो वायर का बीच वाला हिस्सा मैक्सिमम खिंचा होता है, झटका दो तो ये हिस्से तनाव ज्यादा होगा, तो आपको रिलैक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम स्ट्रेच है, जिसमें du/dx, dk/dx सभी बराबर है। अब है क्या, ये मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट पार्ट, ये खिंचा हुआ पार्ट है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन है। और ये वाला मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि सारे पार्टिकल कहां से गुजर रहे हैं, और मीन पोटेंशियल पर वेलोसिटी कैसी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट भी, तो हमने दोनों पार्ट से एक साथ मैक्सिमम निकाल दिया। एक और बात, वेरिएबल डिसाइड करता है कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। और ध्यान सुनना, वेरिएबल इस पूरी एक्सप्रेशन में कौन है, कॉस, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1, तो वहां पर +1 रखोगे तो केवल ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये 1 बन गया, आंसर आ गया हाफ ऑफ म्यू a स्क्वायर, राइट। हम कर लें, आगे बढ़ते हैं। ये किसी का छोटा सा पार्ट और आ जाए, पावर और इंटेंसिटी, उसे भी देख लेते हैं। बातें जो तो नहीं करो क्लास में, अगर शोर होगा तो प्लीज आप बात ले लें, बिल्कुल बताइए ना, मजाक या बदमाशी करने की आवश्यकता नहीं। आप आ जाइए, हंसी मजाक कर लीजिए, फिर आ जाइए बैठ जाइए। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए प्लीज। ठीक है बेटा, अब देखो। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है? पावर एक्चुअली दो तरह की हो सकती है, एवरेज पावर और इंस्टेंट पावर। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज कैलकुलेशन हमेशा किसी लंबे टाइम इंटरवल के लिए होता है, और इंस्टेंट कैलकुलेशन तो 12 से 1 के बीच में जो कैलकुलेशन है वो कैसे एवरेज होगा, और 12:01 पर इंस्टेंट होगा। तो एक काम अगर देखिए, बहुत ध्यान से समझना इस पार्ट को, चल पहले लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं पावर का जनरल मतलब है, पावर का बेटा बहुत जनरल सा मतलब है एनर्जी एक्सपेंडिचर पर यूनिट टाइम। और बताएं तो क्या पढ़ा आपने? पढ़ा वर्क पर यूनिट टाइम। भाई कॉमन सेंस है, वर्क एनर्जी रेगुलर फॉर्म नहीं है, काम करोगे तो एनर्जी में चेंज होगा, और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो पावर को डिफाइन कर सकते हो एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा की खपत पर यूनिट टाइम, या बर्तन पर यूनिट टाइम, एक ही जैसी बात है, राइट। इतनी बर्तन किसी का मतलब नहीं, शाबाश। अब जरा बताओ, ये तो पावर, ये पावर है, और पावर का मतलब एवरेज पावर से, क्यों? क्योंकि इसमें टोटल वर्क, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम दिया गया। आप ध्यान से देखिए, आपके पास टोटल एनर्जी अमाउंट कितना आया, पढ़ के बताओ जरा, दिखा तुम्हारे पास, हमने आधा का जोड़ दिया था, म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। तो आंसर करते हैं, cos स्क्वायर में जो फंक्शन है उसका जो एवरेज वैल्यू है, cos स्क्वायर फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ आता है। कितना होता है? दिखाते हैं। cos स्क्वायर थीटा को ऐसे समझे, अगर आपके पास sin थीटा है तो sin फंक्शन तुम्हें याद है कि sin फंक्शन का एक रूट है, एवरेज वैल्यू निकालो तो इतना प्लस इतना, तो एवरेज वैल्यू sin फंक्शन की कितनी आएगी? सिमिलरिटी का केवल cos फंक्शन होता तो भी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी बेटा? दिखाते हैं। इसी एक cos फंक्शन में जितना पार्ट टुकड़ों में प्लस प्लस है उतना अकेले, तो एवरेज वैल्यू ऑफ cos थीटा भी कितनी होती है? तो cos फंक्शन sin फंक्शन की सिंगल पावर, एक पावर की जो वैल्यू है वो 0 0। अगर स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर का एवरेज निकालना कठिन है, तो जुगाड़ करते हैं हम इसको cos के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो जरा कैसे, आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो सीखो। cos टू थीटा का फार्मूला, cos टू थीटा बराबर 1 माइनस सॉरी cos का cos लिखो, cos टू थीटा बराबर 2 शाबाश, cos स्क्वायर थीटा माइनस की भी फर्क, cos टू थीटा तोड़ने का फार्मूला। अच्छा ऐसा एक्सप्लेन करना समझ में आ जाएगा। cos टू थीटा रोको, cos स्क्वायर थीटा को रोको, इसे रोक लो, इसे रोक, इस पूरे टर्म को रोक लो, ये इधर आ जाएगा क्या? ये बन जाएगा cos टू थीटा, और इधर आएगा तो +1, ये 2 कहां चला जाएगा? डिवीजन। देखो अरे यार ये इधर आया प्लस में आ गया, ये 2 डिवीजन में आ गया, राइट। अच्छा ये कौन है? अरे भैया ये कौन है? इसको पढ़ो cos एंगल, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है यार, ये पढ़ो cos एंगल, ये क्या लिखा है? cos एंगल। इसकी भी औसत वैल्यू कितनी होगी? अरे बेटा चाहे थीटा लिखे तो 30 35 40 50 रखो, हम कहते हैं 30 35 40 50 रखो, उनका दोगुना हो जाएगा, रहेगा तो एंगल ही। ये cos की सिंगल पावर है, ये भी cos की सिंगल पावर फंक्शन का जो औसत मान है एक साइकिल का वो कितना होता है? 0। तो ये भी कितना हो जाएगा? तो अगर ये एक एवरेज वैल्यू के लिए 0 हो जाए तो क्या अभी भी कुछ बच रहा है? क्या बच रहा है? 1/2। तो cos स्क्वायर फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू कितना होता है? 1/2। अब बताओ, और ध्यान से
तुमने ये देखा, ये मुझे अभी यही लिखा था, यही हमको याद है क्या लिखा था, dt by dx टोटल एनर्जी बने हुई पोटेंशियल और काइनेटिक के जुड़ने से आंसर क्या आया था? देखो न्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाँ जी शाबाश, cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस, और ये क्या फंक्शन सिंगल पावर है कि स्क्वायर? स्क्वायर फंक्शन का एवरेज वैल्यू कितना होता है? अभी एवरेज वैल्यू बोलो तो de upon dx एनर्जी पर यूनिट लेंथ is equal to half of mu ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सही है? ये एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, ये एनर्जी पर यूनिट लेंथ है कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ का एवरेज मान है। अब क्या जुगाड़ देखते हैं, खतरनाक जुगाड़ खोज के लाए। हमसे तो कहते कि टोटल पावर कितनी या एवरेज पावर कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम ऑफ द पर यूनिट टाइम ले लेंगे। हमसे तो मतलब पूछ रहे पी इंस्टेंट कितना है, कितना पी इंस्टेंट कितना, तो पी इंस्टेंट कितना होता है? इस एनर्जी पर यूनिट लेंथ का जो एवरेज वैल्यू होगा वो cos फंक्शन के साथ साइड होगा, सॉरी cos स्क्वायर के साथ साइड होगा। cos स्क्वायर का जो एवरेज मान वो हाफ होता है, रिजल्ट बन जाएगा हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। कोई नई बात नहीं बेटा, एवरेज का मतलब होता है कि करीब एक एक के हिस्से में कितना आया, तो जितना पार्ट पोटेंशियल के हिस्से में आया उतना ही पार्ट काइनेटिक के हिस्से में आया। कॉमन सेंस लगाओ, कभी एनर्जी लेवल मैक्सिमम होगा और कभी मिनिमम होगा, तो औसत मान हो जाएगा 0 + 1/2 मींस हाफ, राइट। अब ये हो गया जनरल कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट। अब इसके बाद पावर एवरेज छोड़ो, पावर इंस्टेंट देखो, इंस्टेंट पावर क्या होता है? इंस्टेंट पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इंस्टेंट पावर का मतलब हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। अरे भाई एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में इंस्टेंट वेलोसिटी में क्या फर्क है? अगर हमसे कोई कहता है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमसे कोई कहता है इंस्टेंट वेलोसिटी, तो कहते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम। ये तरीका है। तो जरा बताओ पावर इंस्टेंट की वैल्यू क्या होता है? सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू de upon dt। अब de upon dt हमारे पास नहीं, पर जुगाड़ हो सकता है। क्या जुगाड़ हो सकता है? ऊपर भी dx जुगाड़ है। ये देखो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास दिखाते हैं कैसे, दिखाते हैं कैसे। ये बोलो d upon स्क्वायर कर लो, इनटू क्या बचा? dx upon, पहचान जरा कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है, ये पहचानो कौन है? क्या ये टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है? टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फंक्शन क्या आपके सामने ये लिखा है? चलो फंक्शन लिख लो, म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस इनटू dx by dt है। dx by dt गड़बड़ ना करना, मुक्का मार देंगे डरा। dy by dt अलग बात है, dx by dt देखो डिफरेंस दिखाते कितने अच्छा पकड़ के देखा। सीमा समझ रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना। dx by dt dy by dt फर्क है, जो बच्चे इस फर्क को भी समझ गए वे बात करता सब सीख रहे हैं। जो नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, कहीं की मिसिंग बताओ। देखा वेव की सेंसेस में है और पार्टिकल ट्रांसफर से है, तो dy by dt इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की और ds by वेव की, तो ds by dt वेव की वेलोसिटी पार्टिकल वेव। शाबाश, यहां वेव वेलोसिटी लगा दो, यहां वेव वेलोसिटी लगा दो, v लिख देना वेव। बस समझ। अरे कोई कनेक्ट कर, अच्छा पावर इंस्टेंटेनियस बराबर, हेलो पावर इंस्टेंटेनियस बराबर, कॉपी करो पूरा चिपकाओ पूरा। इसका एक एवरेज वैल्यू बताओ कितना? 1/2। अरे तो पीछे चर्चा कर चुके हो यार, कितना? आपके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पूरे का एवरेज वैल्यू हमने पहले ही रिसर्च करके रखा है। क्या वैल्यू जरा बताओ? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पर ये क्या है? पार्टिकल की वेव बराबर तो नहीं। एक और बात, बिल्कुल बढ़ाना मत, चीजें खत्म हो रही इंटेंसिटी। मैंने ऐसा पहले लिखा, किसी एनर्जी सोर्स से निकलने वाली एनर्जी का टोटल स्टडी नहीं पॉसिबल। पता नहीं काम ना चाह रहे, हमें काम के इसके सामने पेपर लगा दिया और देखा कि पेपर से कितनी एनर्जी जा रही हर एक सेकंड में। तो हम स्टडी कर रहे हैं पर यूनिट एरिया से पास होने वाली पर सेकंड एनर्जी का, और उसी का नाम क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी। आसान होता है पढ़ना, इसलिए पढ़ते हैं। विज्ञान में हर चीज वो बनाई गई जो इजीली पढ़ी जा सके।
बल्ब से कितनी एनर्जी निकल रही लाइट सोर्स से हीटर से वो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया से कितनी निकल रही पढ़ना आसान। तो इंटेंसिटी बराबर बेटा हो जाएगा, इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आप पहले से पढ़ चुके हो। पावर, अरे एनर्जी पर यूनिट टाइम यार, ये तो पावर बन जाएगा। पावर अपॉन एरिया, पावर आप पहले पढ़ चुके हो, पावर आप पहले पढ़ चुके हो। कॉपी करो। हां जी बोलो बोलो। हां वाह न्यू ओमेगा ये सब एवरेज चल रहा है। इंस्टेंट स्टडी करते वक्त बार-बार फंक्शन आए, इसलिए हमने फंक्शन का एवरेज दे दिया। जो फंक्शन है इसका एवरेज दे दिया। आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ क्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेव वेलोसिटी अपॉन नीचे क्या आएगा? हां जी कोई डॉक्टर किसी को ये काफी आर्टिकल और सुनना यही से पढ़े ये स्ट्रिंग है किस शेप की? अरे यार सब दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा किस शेप की है? पूरी वेव मोशन में मास को बांटने के लिए हम सिलेंड्रिकल पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। आसान होता है यार। ये क्या है? सिलेंडर पूरी लेंथ का भी छोटी है, मास पूरा होगा कि छोटा सा? छोटे से मास को पर यूनिट लेंथ का dm/ds लिखते हैं। मास पर यूनिट लेंथ का नाम क्या म्यू है। तो इस पार्ट के बारे में क्या जानते हो? आपने कहा सर ये पार्ट है सिलेंड्रिकल, इसका मास है dm। तो dm मतलब मास बराबर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी का बेटा मान लो इसकी रो है, क्या डेंसिटी मान लो d है, और वॉल्यूम के नाम पर छोटा सा वॉल्यूम dv ले ली। अरे यार बच्चों डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, अगर ऊपर नहीं लगा दो नीचे नहीं लगा दो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। dm/dv बराबर भी रो रहेगा। ठीक, तो dm बराबर रो d, dm बराबर रो को रो रखो। dv क्या है? वॉल्यूम, रस्सी के छोटे से हिस्से का वॉल्यूम। अब इसी की शेप की सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ। हम उसको लिख सकते हैं बेटा बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है ना, तो इसकी छोटी सी लेंथ कितनी बेटा? सही है? कोई डाउट तो नहीं? पहले ध्यान से सुनो। dm अपॉन एरिया dx। अरे पूरा नीचे छाप दिया, बराबर किसके बनता है? क्या देखा? हाफ ऑफ कितना पे? dm/ds, dm अपॉन ds देखते जाना बेटा इनटू। आप बिल्कुल सामने की जरूरत से ज्यादा फॉर्मूले बन रहे हैं, लेकिन अभी सीखकर बताते रहना। क्योंकि जगह पर बेटा dm अपॉन इनटू और दिक्कत नहीं इधर इनटू ये पार्टिकल वेलोसिटी की वेव वेलोसिटी अपॉन में क्या आ गया? ओके पकड़ो रो, पकड़। ये क्या है? अरे काहे रो? हाँ अब बोलना पड़ेगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी। ये इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला जो यहां से लेकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटरफेरेंस सब में इस्तेमाल होता है। अब सुनो एक बात ध्यान से, शानदार बात, बेहद लजीज और टेस्टी। इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड है? छोड़ो सब यार, जो हुआ सो देखा जाएगा। पहले बताओ एनर्जी आती है किसी व्यक्ति के पास? हम सारी बातें तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, कोई बातें इतनी बातें छप चुकी पूछ रहे हैं केवल। किसी प्रोग्रेसिव वेव में अगर वेव ट्रांसवर्स फॉर्म में जा रही है, किसी तार से जा रही है, किसी स्ट्रेंथ से जा रही है, बात नहीं जा रही है, तो उस पर कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है? दो तरह की, पोटेंशियल और काइनेटिक। हम टोटल एनर्जी का स्टडी नहीं करते, हम एनर्जी का स्टडी पर यूनिट लेंथ करते हैं, du/ds करते हैं। du/ds या dk/ds करते हैं, दोनों को सम कर दो तो de/ds बन जाएगा। de/ds का मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का सम। उसका जनरल आंसर कितना आया था? म्यू मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा डी माइनस अगर स्क्वायर फंक्शन का औसत मान लगभग कितना आता है? तो अगर हमसे कोई कहे कि de/dx का एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। राइट, कॉमन सेंस का मतलब ये होता है de/dx की एवरेज वैल्यू का मतलब कभी कम कभी ज्यादा, तो औसत मान कितना मेंटेन रहेगा? हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ध्यान से, पावर के दो फॉर्मेट है, पावर इंस्टेंट भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है। एवरेज की स्टडी नहीं, इंस्टेंट स्टडी करो तो इंस्टेंटेनियस पावर बराबर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? d अपॉन एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट टाइम। शाबाश, ऊपर में ds नीचे में ds लगाने से क्या फायदा हुआ? d अपॉन dx क्लोजिंग मिल गया, dx अपॉन dt मिल गया। dy by dt क्या है? dy by dt पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल y एक्सिस में चल रहा है। dx by dt वेव वेलोसिटी, यहां पर वेव वेलोसिटी कॉपी कर दिया, इंस्टेंटेनियस पावर का जनरल फार्मूला बन गया हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर b। राइट, पावर को अच्छा इंटेंसिटी
फार्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पूरी एनर्जी क्यों नहीं पढ़ लेते हो? अरे बहुत कठिन काम है। इसी एनर्जी को पढ़ा के शॉर्टकट तरीके से कैसे? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी इतना नहीं एनर्जी पर यूनिट टाइम करना और उसको कैसे डिवाइड किया? तो पावर तो पहले से खोजे बैठे हैं। अगर उसको क्या डिवाइड करने का इंटेंसिटी मिल जाए तो इंटेंसिटी के फार्मूले में हमने ध्यान से देखो, इंटेंसिटी के फार्मूले में पावर को किससे डिवाइड कर दिया? जनरली वेव का प्रोपगेशन सिलेंड्रिकल शेप से होता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। सिलेंड्रिकल शेप से कैलकुलेशन कर लिया तो जुगाड़ बन गया। अल्टीमेट उत्तर हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? आपका सवाल नंबर है कांस्टेंट। रो क्या है? बोलो यार। किसी की वेव की मीडियम की, वेव की मीडियम की। अरे वेव तो एनर्जी है यार, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी डेंसिटी थोड़ी होती है। डेंसिटी तो मटेरियल की होती है। रो किसकी डेंसिटी? मटेरियल की है, मीडियम की है। जिस रस्सी में वेव का प्रोपगेशन हो रहा उस रस्सी की डेंसिटी का नाम रो है। जिस मीडियम में हवा बोलेंगे तो हवा की डेंसिटी ली जाएगी। हम लिक्विड के अंदर चले जाएं तो लिक्विड की डेंसिटी, हम रस्से बोलना शुरू कर दें तो रस्से की डेंसिटी, राइट? इधर ओमेगा ओमेगा हां जी एंगुलर, इसका जनरल फार्मूला 2 पाई एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के बीच का गैप या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डी पार्टिकल की वेव डी बाय डी डी बाय डी। शाबाश, नोट कर डालो। सबसे कठिन बात है डी के लिए नहीं, वैसे कठिन तो नहीं लेकिन खत्म को रस्सी की डेंसिटी है। हां, तो अगर मैं उसकी रस्सी को पानी में या हवा में मतलब वेव करवाऊं तो मैं रस्सी डिपेंड करता है आप प्रोग्रेशन ऑफ वेव कहां करा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया एकदम तरीके से बोल दिया। ये गलत है। जब हम लॉन्गिट्यूडल स्टडी करेंगे तो लॉन्गिट्यूडल के केस में हम रस्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे या हम रस्सी की स्टडी अलग करेंगे। देखो जो मोशन तुम रस्सी में कराओगे पानी के अंदर तो रस्सी में वेव का प्रोग्रेशन अलग तरीके से, सराउंडिंग में अलग तरीके से, मीडियम का काम करो तो इन वेव की स्टडी में इनकी इंटेंसिटी अलग होता है। उनका मीडियम रो चलेगा, मतलब इंटेंसिटी इन केस ऑफ वाटर की स्टडी अलग करो, रो डेंसिटी ऑफ वाटर डाल दो। रस्सी में इंटेंसिटी की स्टडी क्योंकि एनर्जी का आपको दोनों में हो रहा है, रस्सी में भी हो रहा है, वाटर में वाटर की वाटर डेंसिटी लो, रस्सी केस में रस्सी डेंसिटी। अब सिमिलर ये फार्मूला यूनिवर्सल टाइप का फार्मूला जो हमेशा काम आएगा। ये किसी भी सोर्स से निकलने वाली एनर्जी का पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम स्टडी है। या वेव मोशन अपने आप में एनर्जी का सबसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वेव मोशन मतलब एनर्जी की स्टडी है सर। आराम से अब ठीक है। ये चला गया, कहां चला गया? बैलेंस की चला गया। आगे क्या जो साइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू है, कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू, इनको जवाब याद होनी चाहिए क्योंकि एसी में भी काम आएगा, वेव में भी काम आएगा। कई जगह जहां साइन फंक्शन कॉस फंक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं सब जगह इनकी एवरेज वैल्यू का बराबर इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखें साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों की एवरेज वैल्यू 0 होती है किसी एक कंप्लीट साइकिल में। कंप्लीट साइकिल क्योंकि जितना साइकिल पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। स्क्वायर फंक्शंस के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्क्वायर फंक्शंस के केस में दोनों की एवरेज वैल्यू हाफ हाफ होती है, याद रखना। सर पावर की एवरेज वैल्यू, पावर की बेटा एवरेज वैल्यू किसी एक साइकिल के लिए पास फंक्शन आ रहा है आप बिल्कुल हाफ हाफ एवरेज एक्चुअली लिक्विड सबसे पहला टर्म लिखा बेटा वो इंस्टेंट का लिखा है। सबसे पहला टर्म इंस्टेंट का पहले नोट कर लो, दिखाते हैं नोट कर लो। इंस्टेंटेनियस वाला टर्म, इंस्टेंट वाला टर्म ये यहां से पता चले तो तुम्हें इंस्टेंट वाले टर्म है पता समझना। इंस्टेंट का टर्म है, इंस्टेंट का टर्म है और यहां से ये टर्म स्टार्ट हो गया। इसमें तुमने इस टर्म का एवरेज इस्तेमाल किया, इस टर्म की एवरेज वैल्यू को भी करिए, तुम्हारा एवरेज टर्म बनता है कि यहां तक इंस्टेंट ठीक है, ये भी इंस्टेंट है, जहां तक फंक्शन है वहां तक इंस्टेंट, इसको खाली पता करते हैं। ये एवरेज टर्म स्टार्ट हो गया, इंटेंसिटी भी एवरेज टर्म से बनेगी। समझ गया ये मसला।
डन। नेक्स्ट स्टडी का अगर आने वाली 15-20 मिनट में चाहिए तो साउंड वाला पार्ट नेटवर्क खत्म हो जाएगा, बता देते हैं इसे। तो इसका जो डिटेल थोड़ा सा पार्ट है प्रेशर वेव का इक्वेशन। अच्छा y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस x वाले टर्म में y डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था, y डिस्प्लेसमेंट था ना। अच्छा वो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, कोई भी फिजिकल वेरिएबल जैसे प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, सारे टर्म हो सकते हैं, राइट। अच्छा ठीक, और इसको रख कर दें, इसे रख कर दें, फिर डाल दो, फिर डाल दीजिए प्रेशर वेव, प्रेशर वेव, प्रेशर वेव। और प्रेशर वेव में स्पेशली आपको अभी फोकस करना है साउंड वेव पर। प्रेशर वेव का इक्वेशन क्या है और कहां कहां इस्तेमाल होगी बात देखेंगे। इससे पहले देखो साउंड वेव, प्रेशर वेव, उसमें पहला आर्टिकल डाल दो साउंड वेव। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। साउंड वेव के लिए छोटी छोटी बातें जरा समझें। जैसे मान लीजिए अब जितनी भी मैकेनिकल वेव्स, पहले मुद्दे देखिए आप केवल देखते हैं, जितनी भी मैकेनिकल वेव्स, तो मैकेनिकल वेव का मतलब ऐसी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो मैकेनिकल वेव के पार्ट में आपने अभी एक चीज पढ़ रखी, जस्ट अभी पढ़ा था। तो मान लीजिए हमारे पास किसी रिजिड सपोर्ट से बना हुआ कोई तार हो, इस तार में जो टेंशन है वो T हो और इसका मास पर यूनिट कितना बेटा म्यू हो, तो इसमें आने वाली प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव पल्स की जो रफ्तार होती है v बराबर होती है अंडर के अंदर E by म्यू। ठीक बात। मैकेनिकल वेव के लिए आपकी ट्रांसवर्स वेव है, ये कौन सी बेटा ट्रांसवर्स वेव। अच्छा कैसे ट्रांसवर्स है, आपने कहा सर वेव का प्रोपगेशन, वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो ट्रांसवर्स वेव होगी, अगर इसी कैटेगरी में लॉन्गिट्यूडल देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडल, तो इन जनरल लॉन्गिट्यूडल वेव का इक्वेशन है लॉन्गिट्यूडल वेव की स्पीड, स्पीड का स्टडी होगा। इक्वेशन तो आप पहले पढ़ चुके हैं। स्पीड हो जाएगी, दो बातों पर डिपेंड करती है। अच्छा हमने कहा मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल का मतलब बेटा मैकेनिकल सही, मैकेनिकल का मतलब मीडियम की प्रॉपर्टीज है। मैकेनिकल का मतलब मीडियम सही, मीडियम की प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टी में कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज काम की हैं, एक तो इलास्टिसिटी और दूसरा, अच्छा इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और बॉडी अपने आप को रिकवर कर ले, रिस्टोर कर ले। इलास्टिसिटी के हिसाब से हम तीन डिफरेंट फेजेस की इलास्टिसिटी देख सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा सकता है 11th क्लास की बातें याद हो, हम केवल कुछ ना चर्चा कर रहे हैं। अब आप समझिएगा इलास्टिसिटी का मतलब हो गया कि आपने सबसे पहले बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी में स्ट्रेन आई, बॉडी ने रिकवरी के लिए स्ट्रेस डेवलप किया। स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो रेशियो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट क्या है, स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना भयंकर स्ट्रेन होगी उतना ही भयंकर स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स साहब ने ऐसा कहा था, ऐसा हुक्स लॉ भी है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब बजिस कहती है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ध्यान सुनना, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा मात्रा में स्ट्रेन, जितनी ज्यादा मात्रा में डिफॉर्मेशन होगा, उतना ही बॉडी में गुस्सा आएगा, उतना ही तेजी से रिकवर करना चाहेगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी हटी तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का नाम कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की तीन वैरायटी हो सकती है। अगर मामला लेंथ का है तो यंग मॉडुलस, अगर मामला वॉल्यूम का है, गैसेस का है या फिर लिक्विड का है तो बल्क मॉडुलस, बल्क मतलब बल्की पार्ट, वॉल्यूम वाला पार्ट। और अगर मामला किसी सॉलिड के टेढ़े मेढ़े होने का तो कोएफिशिएंट ऑफ या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ईटा के तीन पार्ट, इलास्टिसिटी के तीन पार्ट, इलास्टिसिटी के तीन कांस्टेंट आएंगे बेटा। अगर मामला लंबाई का है, अगर मामला लेंथ का है, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो कौन सा मॉडुलस आएगा, यंग्स मॉडुलस। सीधे सा नाम है, बहुत आसान सा बात है, सब मेरे पास हो रहे हैं यंग्स मॉडुलस, इसको वाई से रिप्रेजेंट करें, राइट। अच्छा दूसरा, अगर मामला किसी बल्की पार्ट का, बल्की पार्ट में दो बातें हो सकती हैं, अरे गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, गैस या लिक्विड कुछ भी चलेगा। तो ऐसे केस में कौन सा मॉडुलस आएगा, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होगा, प्रेशर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सब सीधे शब्द में धीरे। अच्छा तीसरी वैरायटी क्या है, तीसरी वैरायटी में एक सॉलिड किसी सरफेस पर रखा था
आपने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया। टेंजेंशियल को समझो ना, किसी किताब पर के ऊपर स्ट्रेच करके ऐसे चला दो, प्रेस मत करो, उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा दो, किताब टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे से ऐसी हो जाएगी। तो ऐसा फोर्स लगाने से बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगा, ये है एंगुलर स्ट्रेन आएगा, बॉडी एंगल के हिसाब से टेढ़ी होगी। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन एंगुलर स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहां भी ईटा बनेगा, यहां भी इलास्टिसिटी बनेगी, इलास्टिसिटी का नाम पड़ता है ईटा। ईटा का नाम आपकी बात मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बिल्कुल परेशान होंगे, सीखने वाली बात है, सब बातें काम की भी नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन दे दिया डिटेल में कि आप किसी बॉडी पर अगर डिफॉर्म, बड़ी सिंपल सी बात है, वेव मोशन का पहला डेफिनेशन है, तो पहला वर्ड क्या बोला मेरा डिस्टरबेंस, क्या बोला? किसी मीडियम में कोई डिस्टरबेंस किया, अगर प्रोड्यूस किया आपने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके यदि किसी मीडियम में कोई डिस्टरबेंस पैदा कर दिया तो आपने एक लहर चला दी, वेव चला दी, समझ गए ना? और इस वेव के लिए अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो मीडियम में मीडियम की प्रॉपर्टी चाहिए, और प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के हिसाब से वैरायटी दी हो सकती है। कौन सी वैरायटी? अगर लंबाई का मामला है तो यंग मॉडुलस चलेगा, बल्क का मामला है, वॉल्यूम का मामला है, गैस का मामला, लिक्विड का मामला तो बल्क मॉडुलस चलेगा, और अगर सॉलिड को टच करके जाने की बात है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चलेगा। अब जरा सुनते चलना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मैकेनिकल वेव, अगर मैकेनिकल वेव के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्पीड डिसाइड करने में या वेव के फीचर डिसाइड करने में मीडियम की प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में वेलोसिटी, इलास्टिसिटी, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल और इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद है क्या? टेंशन जितना ज्यादा रफ्तार उतनी ज्यादा, रस्सा जितना मोटा रफ्तार उतनी कम। क्या याद है इनर्शिया का? तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवेंट बी ऊपर आएगा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, के साथ ये दिक्कत होती है। अपॉन नीचे क्या बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन इंफॉर्मेशन ऑफ इनर्शिया। समझ गए? अच्छा, इनर्शिया का मतलब किससे होता है? मास। और मास किससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है? मास बराबर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो इनर्शिया डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनर्शिया का मास डायरेक्ट नहीं रखना है, मास से एसोसिएट कोई प्रॉपर्टी रखनी है। तो मास डिसाइड करने में किसका होता है? वॉल्यूम का, डेंसिटी का, तो उसकी इक्वेशन है डेंसिटी, राइट? अब देखो हमने कहा ना कि मैकेनिकल वेव का मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बता दिया आपको। अब देखो समझो, अगर मामला किसी रॉड का है, आपको बता सकते हो, सबको बता दो, अगर मामला किसी रॉड का है, अच्छा एक बताओ, इन्फॉर्मेशन ऑफ इनर्शिया के नाम पर आप डेंसिटी इस्तेमाल करें, इन्फॉर्मेशन ऑफ इनर्शिया कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के साथ प्रेशर भी लगेगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के साथ प्रेशर भी लगेगा, क्यों? क्योंकि v बराबर अंडर रूट गामा मेरी आवाज सुनाई अभी हम साउंड तक पहुंचे कहां? बस अभी पहुंच रहे हैं इससे तो एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब अभी बीटा पहुंचे, फिर बीटा बराबर p आएगा, बीटा बराबर गामा p आएगा एडियाबैटिक आइसोथर्मल के साथ। अभी बीटा नहीं पहुंचा ना, तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? इलास्टिसिटी पर और इलास्टिसिटी के नाम पर बोलना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और नीचे इंफॉर्मेशन ऑफ इनर्शिया का मतलब मास से मास में आते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी किसको ले लिया? डेंसिटी पड़ोस में आ जाओ। चलो इलास्टिसिटी के नाम पर अगर मामला रॉड में कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर कौन आएगा? जब अपॉन नीचे कौन आएगा? डेंसिटी। अच्छा बताओ बेटा, अगर यही मामला किसी सॉलिड को टच करके जाने वाला हुआ, बोलना पड़ेगा अरे सॉलिड को, या चलो गैस में हो जाए, लिक्विड में हो जाए, क्या बीटा आएगा? बीटा अपॉन डेंसिटी। अगर यही मामला किसी सॉलिड को टच करके जाने का हुआ तो ईटा अपॉन डेंसिटी। तरीका समझ में आया? अब इसमें तो साउंड वेव है, साउंड की स्टडी हम इन जनरल हो सकती है किसी में भी, लेकिन साउंड की स्टडी इन जनरल हम या तो गैसियस मीडियम में करते हैं और या फिर बल्कि लिक्विड मीडियम में करते हैं। बस समझ पा रहे हो ना? तो हम इसमें से कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करके हमारा काम चल जाएगा? पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा सेकंड, राइट? अब इसी पे चर्चा करें, पहले की बातें नोट करो। आपने लिखा प्रेशर वेव और उसके नीचे लिखा साउंड वेव। साउंड वेव में एक लाइन लिख लीजिए, ऑल्दो यद्यपि, हिंदी भाषा के हिसाब से यद्यपि, अंग्रेजी भाषा के हिसाब से ऑल्दो sound is frequently studied
साउंड इज फ्रीक्वेंटली स्टडीड पढ़ा जाता है। साउंड इज फ्रीक्वेंटली स्टडीड, STUID आई थिंक ऐसे होगा। साउंड इज फ्रीक्वेंटली स्टडीड in bulky material, ब्रैकेट में लिखो बेटा गैस कमा लिक्विड, गैस कमा लिक्विड, ब्रैकेट बंद करिए। but we are going to have a rough idea about mechanical wave, but we are going to have, हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं वो लिखवा रहा हूं मैं, we are going to have a rough idea, ROUGH rough idea about mechanical wave, because sound wave is also mechanical, मतलब हेडिंग प्रेशर वेव पढ़ी थी, हम लोग साउंड वेव पढ़ रहे हैं, ये बात नहीं पढ़ा था, हमने लिखवा दिया क्लियरिफिकेशन के लिए। साउंड वेव इज मैकेनिकल, हां ये पूरी बातें आप नोट करेंगे इत्मीनान से। और ये बेटा साइड वर्क, ये साइड वर्क इसको नोट करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है, अब वो वहां से लाइन से सारी बातें। फिर चलते हैं साउंड वेव की स्पेशलाइजेशन। तो मैकेनिकल का आपने ट्रांसवर्स में देखा, लॉन्गिट्यूडनल में देखा, लॉन्गिट्यूडनल विशेष वैरायटी आपके पास, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, नीचे इन्फॉर्मेशन ऑफ इनर्शिया के नाम पर डेफिनेटली। अब स्पेशली साउंड वेव बस स्पेशली बता दो। छोटी सी फोटो, साउंड वेव के तुरंत बाद डॉक्टर पढ़ा देंगे, क्योंकि साउंड वेव के तुरंत बाद डॉक्टर पढ़ने का ही इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर जो कि जनरल क्लास को पढ़ाते हैं उसको भी पढ़ा देंगे, फिर स्टेशनरी इकट्ठा शुरू करेंगे। स्टेशनरी, इसके बाद स्टेशनरी हम लोग पढ़ेंगे ऑड हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स, बीट्स, इंटरफेरेंस, और हो सकता है फिर एक बार कह सकते हो स्ट्रेच वायर वाले केस का इस्तेमाल है ना। चलो ये मान लीजिए कोई भोंपू ऐसे साउंड निकलता शुरुआती हो साउंड सारी का आधा नहीं अभी साउंड वेव को एक पास निकल का मतलब छोड़ देगा। इस साउंड वेव का प्रोपगेशन सपोज करो किसी बल्की मीडियम को हो रहा है, किसी गैसियस मीडियम को, तो वेव जब प्रोपगेट करती है उसमें प्रोपगेट करने के दो तरीके कि वेव का प्रोपगेशन पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स, लेकिन साउंड किस तरह से आती है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है कि वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन सेम लेंथ में होते हैं, सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग होते हैं, सेम एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। तो सपोज करो तुमसे कहे कि हमारे मुंह से कोई साउंड वेव निकली, तो इस लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन हमारे मुंह से आगे काम कैसे होगा, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, ऐसा करते करते साउंड आपके कान तक इतनी कर जाएगा, क्योंकि हम मान भी सकते हैं कि हमारे माउथ ऑर्गन से लेकर के आपके ईयर यानी ऑडिबल ऑर्गन तक एक एयर कॉलम है, और हमारे पास अनंत एयर कॉलम, जितने लिसनर्स हैं सबके लिए एयर कॉलम, आपके लिए एयर कॉलम, आपके लिए एयर कॉलम, और वेव कंप्रेशन मीडियम में होगा, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होगा, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के फॉर्म में निकलने वाली वेव में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पार्टिकल्स का डेंसिटी इंक्रीज कर जाए, ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे, कंप्रेशन। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां कम डेंसिटी होगी, जहां पैकिंग ऑफ पार्टिकल खूब हो जाएगी, उसका नाम रिफ्रैक्शन। फिर से आएगा बेटा कंप्रेशन, तो ध्यान सुनते रहना, फिर आएगा कंप्रेशन, फिर आएगा रिफ्रैक्शन। इस बात को थोड़ा सीरियसली समझें प्लीज।
कंप्रेशन से कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन एंड सो ऑन वेव का प्रोग्रेस कैसे हो, राइट। एक और बात देखिएगा, कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच का जो गैप, कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच का जो गैप है वो एक वेवलेंथ डेल्टा कंसीडर किया जाएगा। पर सेकंड जितने वाइब्रेशन निकलना उसका नाम बेटा फ्रीक्वेंसी होगा, और जिस रफ्तार से वेव जा रही है उसका नाम वेव स्पीड होगा। और अभी भी वही इक्वेशन सत्य है, v बराबर f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। ये लैम्डा है। हाँ, कंप्रेशन से कंप्रेशन लैम्डा, रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्शन लैम्डा। तो क्या करना चाहिए, ये लैम्डा बाय 2 ऐसे लेते सुनो, उस स्टेशन ये प्रोग्रेसिव वेव का बनना है, ये प्रोग्रेसिव वेव बस मतलब है जो किसी मीडियम प्रोपेगेट करती है। एक बार देख लीजिए, चलो अभी रख फोटो इतनी जान ना, अभी बराबर है लैम्डा b क्या है, b क्या है, b बहुत सिंपल बात है, इसकी पार्टिकल्स की वेव की डिस्टरबेंस की स्पीड, वेव की स्पीड, और वेव की स्पीड का फार्मूला भी देखा था, हम लोग क्या देखा था, अरे अभी देखा था b बराबर अंडर रूट के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन डेंसिटी। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के नाम पर बल्क की मीडियम है, तो बल्क कौन सा है, तो ऊपर आ जाएगा बीटा और नीचे आ जाएगी डेंसिटी, राइट। अब बीटा ऐसे नहीं मिलेगा, बीटा मानता ना, बीटा का लेना फार्मूला होता है क्या होता है, बीटा का फार्मूला होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ध्यान सुनना, आई रिपीट, चेंज इन प्रेशर दिखाई दे रहा डेल्टा v, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे लेंथ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। अगर हमसे कहे कोई एरिया स्ट्रेन तो इसका मतलब हो जाएगा चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एरिया। अब कितना परिवर्तन है पहले की तुलना में, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। अब ये ढूंढ के कहां से लाओगे, सुनो, पहले साइंटिस्ट आपके न्यूटन साहब, उनको बड़ा रुचि थी, इसका इंटरेस्ट था, मैकेनिकल पार्ट से बहुत इंटरेस्ट था उनको, लॉस ऑफ मोशन देने का। सुनो, तो उन्होंने बताया जब वेव का प्रोपगेशन किसी मीडियम में होता है, स्पेशली साउंड वेव का, तो साउंड वेव का प्रोपगेशन किसी मीडियम में आइसोथर्मल तरीके से होगा। कैसे होगा, बड़ा इस बात को मैं एक बार यहां से लेना चाहूंगा, ऐसे ऐसे ध्यान दें कि किसी मीडियम में साउंड वेव की जो स्पीड है v हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन डेंसिटी। अब पहला परसेप्शन आया न्यूटन साहब, बहुत आसान लगभग सबको याद रहता है, क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, न्यूटन का प्लस रट के जो पक्का आएगा ही आएगा ना। हाँ, तो न्यूटन साहब के हिसाब से साउंड वेव का प्रोपगेशन कैसा माना गया, आइसोथर्मल प्रोपगेशन माना गया। समझ पा रहे, सुनो, ऐसा न्यूटन साहब का कहना था कि जब साउंड वेव किसी सोर्स से निकल के प्रोग्रेस करती है उसमें कंप्रेशन रिफ्रैक्शन इतने हौले होते हैं, कैसे होते हैं, हौले हीट, जहां कंप्रेशन होगा वहां हीट अमाउंट बढ़ेगा, जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां हीट अमाउंट रिलीज हो जाएगा। तो जब कंप्रेशन होगा तो हीट का ऐसा जब कंप्रेशन होगा हीट बढ़ेगी तो हीट निकल जाएगी, जब रिफ्रैक्शन होगा तो हीट की कमी बढ़ेगी, हीट अंदर आ जाएगी, फिर कंप्रेशन होगा हीट बढ़ेगी, पार्टिकल्स के नजदीक आने पर उनकी गर्मी बढ़ जाएगी, तो ऐसा होने पर फिर से हीट बाहर निकल जाएगी, फिर जब रिफ्रैक्शन होगा तो हीट वापस से अंदर आएगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि साउंड वेव का प्रोपगेशन होते वक्त, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होते वक्त हीट का लेन देन जारी रहता है। हमारे और आपके बीच में जो साउंड वेव हमारे और इनके बीच में जो एयर कॉलम गया है, उस एयर कॉलम में कंप्रेशन रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हीट का आना जाना अलग बदल से लगा है, और कुछ इस प्रकार आना जाना लगा है। इस पूरे कॉलम का जो टेंपरेचर है वो जब बढ़ने वाला था तो हीट निकल नहीं, और जब टेंपरेचर गिरने वाला था तो हीट आ गई, तो टेंपरेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टेंपरेचर यूनिफॉर्म मेंटेन रहेगा। और जब टेंपरेचर यूनिफॉर्म मेंटेन रहेगा तो ऐसे प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल बढ़ जाएगा। और आइसोथर्मल प्रॉपर्टी की बात करें अगर तो आपको याद होगा, हमने आपसे कहा जब भी किसी प्रोसेस का नाम दिया जाए आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, हम कहें थर्मोडायनामिक्स के किसी प्रोसेस का नाम दे दिया जाए तो खाली एक चीज के बारे में सोचना, पीवी बराबर म्यू आरटी या पीवी बराबर एनआरटी, तो प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल। क्या कांस्टेंट रहेगा, टेंपरेचर, और टेंपरेचर कांस्टेंट है। जिस एयर कॉलम की बात करें उसमें मोल की संख्या न्यूटन का कांस्टेंट मानते हैं, और आर का नाम तो गैसियस कांस्टेंट है। अरे ये कांस्टेंट सब मिला कैसा हो गया कांस्टेंट, तो बीवी का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो गया
मैथ कहती है तो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट आ रहा है तो एक को बढ़ाओगे दूसरा और दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला, ऐसा होता रहता है, राइट? मतलब से अच्छा इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किसने किया था? वाल्सॉफ ने। तो वाल्सॉफ सबसे पीवी बराबर एनआरटी में अगर टेंपरेचर, अगर प्रोसेस है थर्मल, टेंपरेचर कांस्टेंट, ये पूरा डब्बा कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट, हमको पी से मतलब नहीं है, हमको बल्क मॉडुलस से मतलब है, और बल्क मॉडुलस में पी नहीं बल्कि अब क्या करें? डेल्टा या डी ने एक ही बात है, और उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? पार्शियली नहीं आता कोई बात नहीं, अब टाइम कैसे में कर दो, हम मान लें करो, दो लोग हैं दोनों वेरी कर रहे हैं, अरे ना सुनो, डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स का होता है, क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। इसका डिफरेंशिएशन करो क्रम से, तो हम dt से कर देते हैं। आप नीट केस लिया रखिएगा, हालांकि ऐसा नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, लेकिन आपको बता रहे मान लो टाइम कैसे में कर दो, क्या हो जाएगा? जब दो फिजिकल क्वांटिटी के एक साथ हो डिफरेंशिएशन करना हो, तो पहला रोक लो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा रोक लो पहले का डिफरेंशिएशन बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो कहते हैं यहां dt ना होगा, dt कॉमन लेके डिवीजन में, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट? और ट्रांसफर मारो p dv बराबर माइनस b dv, और नंबर मैं बताइए p बराबर dv अपॉन किस वजह से आ जाओ बेटा dv, तो इसको नीचे फेंक दो अपॉन v और माइनस को नीचे कर, हेलो आधे हिम्मत को बिल्कुल थोड़ा नहीं, ये कौन सा इक्वेशन? आइडियल गैस प्रोसेस न्यूटन साहब के हिसाब से कैसी? साउंड का चलना कैसी प्रोसेस बना गया? क्या कांस्टेंट होगा? क्या ये सब कांस्टेंट है? क्या ये दोनों वेरी कर सकते हैं? एक पढ़ाओगे दूसरा, दोनों वेरिएबल का करो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले करो तो दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे करो तो पहले का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। ट्रांसफर मारोगे तो क्या p को रोक लो, इधर बचेगा dp, इधर आएगा dv, अब v उछल के चला जाएगा सबसे नीचे, माइनस को भेज दो नीचे, एडजस्ट हो गया, ये वैसा दिखने लगा जैसा 4D का। देखो जरा मैच करो, डेल्टा और d का फर्क है, डेल्टा और d का फर्क है, बाकी सब वही, देखो जरा सा, ये क्या लिखा? बीटा बराबर dp अपॉन dv अपॉन v, ऐसा लिखा ना? तो क्या इस टर्म का नाम बीटा है, तो इसका नाम भी, इस पर्टिकुलर टर्म का नाम भी क्या बन जाएगा? ये बीटा बन गया, बीटा का मतलब बल्क मॉडुलस, ये बन गया आइडेंटिकल जैसे बीटा, तो क्या बीटा के स्थान पर p रख सकते हो? ऑब्वियस, b बराबर अंडर रूट के अंदर p अपॉन ठीक है। अगर साउंड वेव का प्रोपगेशन एयर मीडियम में देखा है, किस मीडियम में? तो एयर में लगभग हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? हमें याद है 1.01 into 10 की पावर 5 in terms of न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एयर की डेंसिटी लगभग कितनी है? 1.29 किलो पर मीटर क्यूब। तब हम 1 मीटर क्यूब कंटेनर के अंदर 1.29 किलो गैस आती है, 1300 ग्राम के आसपास हवा आती है वजन के हिसाब से। फिर आप करो कैलकुलेशन किया गया, तो ये आंसर बेटा अप्रॉक्सीमेट 280 288 मीटर पर सेकंड के आसपास ना, ये क्या कहता है मॉडल के सीधा लेके एक है का 280 288 जो भी ये कैलकुलेशन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन था, प्योर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। इसको प्रैक्टिकल से मैच किया गया। अगर प्रैक्टिकल से मैच करने के बाद बड़े सिंपल सी बात है, हम याद करो 500 मीटर के दोस्त खड़ा कर दें एक दूसरे के सामने, गैजेट ले लाल, तो कहते जब बोलेंगे तो लाल लाल गैजेट दबा दे, और तुम जब सुन लेना तो तुम दबा देना, और पीछे से ना तुम दोनों लाल पे नजर रखना, टाइम नोट करना, ओए उसे सुन लिया, ओए टाइम नोट कर लिया, मतलब टाइम लगा कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड लगा, और यहाँ से और हमारे पर्सन तक के बीच की दूरी 500 मीटर थी। अब ये समझना, हमने जो बोला वो 500 मीटर चल के आवाज गई, और ऐसा होने में 2 सेकंड लगा, तो क्या रफ्तार पता कर लेंगे? अरे डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड पता चल जाएगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड कितनी होगी नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस कितनी है 250, और टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो 250 बाई 2 करो कितना हुआ? अरे 500 बाई 2 करो कितना हुआ? 250 मीटर पर सेकंड रफ्तार पता चल गया। तो प्रैक्टिकल रफ्तार जब देखिए, तो प्रैक्टिकल रफ्तार 300 पार थी, 300 के पार थी, और थ्योरेटिकल आंसर कितना था? 300 से नीचे था। ये माना गया कि हमारा प्रोटोकॉल है, बहुत सही एक्सप्लेनेशन नहीं, ये 100 सालों तक बात चली, फिर इसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ, लाप्लास बनाए मिस्टर लाप्लास,
तो जैसे ही यहाँ उनका लाप्लास ऐसा ही करता, तो लाप्लास आपका एक कनेक्शन आया, ये हम लोग उसी कर रहे हैं। अब लाप्लास ने क्या किया, फिर अपनी सूदों को सरल करना है, मतलब ये आर्टिकल बोरिंग है लेकिन सवाल बन गया तो यदि मानो इसमें जोड़ नहीं है, सवाल के लिए बड़े अजीब टाइप सवाल बनाने से डर रखिए, हर स्तर की जानकारी रखिए। लाप्लास साहब ने करेक्शन क्या किया, लाप्लास साहब ने खाली एक शब्द बोला, देखो जरा क्या बोला, उनका कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन इतने आराम थोड़ी होते हैं कि गैस एनर्जी निकली, हीट निकली, फिर हीट वापस आ गई, फिर हीट निकली, फिर हीट वापस आ गई, ऐसा नहीं होता। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के बनने और घटने का रेट इतना तेज है कि हीट के लेने का मौका नहीं मिलता, ऐसे होते हैं कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, इतनी रफ्तार में होते हैं। हीट का आना जाना अलाउड नहीं है, और हीट का आना जाना अलाउड नहीं तो प्रोसेस करना आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है रूपोष्ठ प्रक्रम, जिसमें हीट का आना जाना बंद कर दिया जाए। और रूपोष्ठ प्रक्रम में जैसे पीवी बराबर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रक्रम का इक्वेशन, वैसे पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक पाइसन साहब का इक्वेशन है, ये बताता है कि प्रोसेस कैसा है बेटा, एडियाबैटिक। सुनो 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 प्लीज, सुनो नोट डाउन करो प्लीज, एक सेकंड लिखना नोट कर दो। अब इसे डिफरेंशिएट करो, फिर वो चीज़ अब तरीका क्या है, इतना लंबा मत जाओ, डायरेक्ट क्या करो। अब ऐसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो सारा एक्सप्रेशन सेम आएगा, केवल गामा का फर्क आएगा। मैं बता दूं क्या आएगा, अल्टीमेटली इसके डिफरेंशिएशन में जो आएगा रिजल्ट, उसमें आएगा p बराबर माइनस सॉरी सही क्या आएगा, अरे यार बल क्वांटस बराबर मुंह देखे तुम्हारा माइनस का अरे यार क्या लिखा है यार, पता हो गया जिसका डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लिखिए क्या सोचा, पीवी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, तो पीवी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बीटा बराबर माइनस डीपी सॉरी बीटा या बीटा का फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा बी अपॉन माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बीटा का फॉर्मूला विलोम देगा, लेकिन ये टर्म बराबर किसके है, आपकी बार गामा बी के सोचना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, छापने लग गए। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी बराबर अंडर रूट के अंदर बीटा बाई रो था ना, बीटा की जगह आपकी बार गामा बी बाई रो है। ऐसे बोल दो बेटा, पहले बीटा की जगह पी आया, देख लो बीटा की जगह पी आया, पी रखा था, अब की बीटा की जगह कौन आएगा, गामा पी। गामा क्या होगा, अगर तुम्हें शायद तुमने पढ़ा हो, गामा का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट के रेशियो से, सीपी और सीवी के रेशियो से। गामा का मतलब होता है गैस किस टाइप की है। देखा गया साउंड के प्रोग्रेशन में हवा में मोस्टली डायटॉमिक गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो बहुत ही खतरनाक मात्रा में 79 के आसपास, नाइट्रोजन का परसेंटेज 78.89% के आसपास है। तो डायटॉमिक गैसेस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन लगभग 20.something%, लगभग 21% और बाकी सब परसेंटेज नाइट्रोजन का, बाकी सेकेंडरी होगी सब। तो दोनों डायटॉमिक गैसेस का जो एवरेज वैल्यू आया वो 1.4 बना, तो 1.41, बाकी वही पुराना प्रेशर, वही पुरानी डेंसिटी, एक परिवर्तन आएगा। देखो एक से बड़ी संख्या का जो पेंटल मूड होगा वो एक से बड़ा होगा, और किसी संख्या को देखो उसमें गामा बढ़ गया खाली, बाकी पी वही है, रो वही है। तो किसी संख्या को अगर आप एक से बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या का मान बढ़ जाएगा। ये आंसर अप्रॉक्सीमेट आता है लगभग 330 मीटर पर सेकंड। ये प्रैक्टिकल मान के करीब था, इसमें से सही माना गया, वैसे रॉन्ग कह दिया। करेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो करेक्शन किया तो बनाया नहीं था तरीका। लाप्लास साहब ने न्यूटन साहब के आइडिया को प्रमोट करके उसमें करेक्शन किया।